Assalamu alaikum. This is Akib Shehzad. I hope you are doing great. Today we shall be discussing about an entrance paper of the Department of Clinical Biochemistry, University of Kashmir. So this entrance paper, this is for the master's program and this is from the booklet series of A. So this paper has total of 60 questions and which has to be completed under 70 minutes. आपके पास 70 मिनट है और 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्शंस हम क्विकली जो है देखेंगे. इनको क्विकली हम स्कैन मैंने किए हुए हैं, तो आपको मैं क्विकली बोलूँगा इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है. तो जो एंट्रेंस होता है, जब भी आप जाओगे एंट्रेंस देने, वहाँ पे जो है एक प्रेशर जैसा फील होता है, तो उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करना है. जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स. आपने मेहनत करके गए हो तो आपको डेफिनेटली आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपको काम बैठना है. तो दिस इज़ द फर्स्ट की. एंड क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ना है. ठीक, तो ये टिप्स हैं जो जिनका आपको ख्याल रखना है. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है एक टाइम में जो है एंट्रेंस से पहले, स्टार्ट करने से पहले ही आपको जो ये दिया जाता है, ये आपको बुकलेट सीरीज़, आपका क्वेश्चन बुकलेट है. तो इस क्वेश्चन बुकलेट में जो है आपको ये इंस्ट्रक्शन जल्दी से पढ़ने हैं. तो इनमें से मैं आपको क्विकली बोलूँगा. जो सबसे पहला है होता है कि यहाँ पे जो है आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो क्वेश्चन बुकलेट है आपका, और जो आपको एक और शीट दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड द OMR शीट. तो वो आंसर शीट होता है, वो एक पेज होता है और उस पर भी आपको जो है अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है. OMR शीट जो है उसमें 2 कॉपीज़ होती है. एक जो होता है वो ओरिजिनल कॉपी है और उसके नीचे जो है कैंडिडेट्स कॉपी होती है. ये दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं. आपको जो है अपनी एंट्रीज़ जो है ओरिजिनल कॉपी पे ही करनी है और आपको ये देखना है कि ओरिजिनल और कैंडिडेट्स कॉपी प्रॉपरली अलाइंड है एक दूसरे पे कि नहीं. क्योंकि जब आप ओरिजिनल कॉपी पे लिखोगे, वो कैंडिडेट्स कॉपी पे खुद से कॉपी हो जाता है. ठीक है. तो उसके बाद जो OMR शीट होता है, जो भी आपको इस पे एंट्रीज़ करोगे, तो वो आपको जो है ओरिजिनल कॉपी पे ही जो है अपनी एंट्रीज़ करनी है. और जो है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होता है वो आपको मार्क करना है. और आपको जो है OMR शीट पे जो है 4 सर्कल्स दिए होते हैं हर क्वेश्चन के, तो उनको प्रॉपरली कम्प्लीटली फिल करना है. अगर आपने इनकम्प्लीट किया तो वो क्वेश्चन एंटरटेन नहीं किया जाएगा. OMR स्कैनर उनको रेड नहीं कर पाता है. आपको जो है ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, पॉइंट पेन यूज़ करने हैं, तो ताकि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट आंसर्स को जो है फिल कर पाओ. तो उसके बाद आपको जो है मोर देन, अगर आपने एक से ज़्यादा सर्कल को डार्क किया तो वो क्वेश्चन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो रॉन्ग माना जाएगा. और आपने जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस गलत किए, तो एक क्वेश्चन जो गलत किया उसका नेगेटिव मार्किंग होता है. तो 0.25 जो है मार्क्स आपके टोटल स्कोर में से कट किया जाएगा. वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया, यानी जिनका मेरिट जो है टच हुआ, तो वो उनका पॉजिटिव स्कोर आया, तो वही एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए. तो आप OMR शीट पे स्ट्रे मार्क्स नहीं कर सकते. कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है. रफ़ वर्क जो है आप जो क्वेश्चन बुकलेट दिया हुआ है उसके पीछे जो है ब्लैंक शीट्स होते हैं, वहाँ पे कर सकते हो. आपको OMR को जो है बहुत केयरफुली हैंडल करना है और इसको फोल्ड नहीं करना, म्यूटिलेट, काटना नहीं है. तो OMR शीट जो है उसको इन्वेजिलेटर का सिग्नेचर लेना है और खुद का भी सिग्नेचर साथ रखना है. और जब आप लास्ट में आपने जो है टाइम ख़त्म हो गया, आपने आंसर सारे फिल किए, तो आपको जो है OMR शीट को आपका इन्वेजिलेटर आपके सामने काटेगा. तो यानी वो उन 2 पेजेस को, ओरिजिनल कॉपी को और कैंडिडेट्स कॉपी को अलग अलग करेगा, तो आपको कैंडिडेट्स कॉपी दी जाएगी. So let's begin. This was all. So let's begin with the question. First we have, okay, before starting, I must tell you that the answers I provide here from the official key फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यानी इनकी जो है ऑफिशियल की, वहीं से इनके आंसर्स हम यहाँ पे जो है इनको इन क्वेश्चंस का देंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड. इनमें से आपको बोलना है कौन सा कंपाउंड है जिसमें दोनों टाइप के जो है बॉन्ड्स होंगे, कोवेलेंट भी और आयनिक भी. तो हम ऑड वन आउट भी खेल सकते हैं यहाँ पे. मीथेन जो है CH4, कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आता. हाइड्रोजन बॉन्ड में तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो सिंपल हाइड्रोजन एटम है. पोटेशियम साइनाइड या पोटेशियम क्लोराइड में थोड़ा बहुत फ़र्क है.
क्लोराइड थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोटेशियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बट पोटेशियम साइनाइड जो है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो पोटेशियम साइनाइड इसका आंसर है, क्योंकि उसमें CN भी है और पोटेशियम भी है। नाउ द क्वेश्चन 2 वी हैव इज द सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो दोनों ऑक्सीडेशन भी करना चाहिए, रिडक्शन भी करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है सोडियम नाइट्रेट। ओके, NaNO2. So which of the following, question third we have, which of the following interaction is the weak and non-specific attractive force? पहली बात weak होना चाहिए। ओके, पहली बात weak होना चाहिए। आयनिक इंट्रैक्शन जो है ये जो है कंपैरेटिवली जो है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, तो ये वीक इंट्रैक्शन नहीं कंसिडर किया जा सकता है। हाइड्रोफोबिक वीक है, थोड़ा भी उसको छोड़ देते। वैंडरवॉल वीक है, कोवेलेंट जो है वो वीक नहीं है। तो पहले ही दो आउट हो गए। अब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है या वैंडरवॉल इंट्रैक्शन जो है, इनमें से दो को हम देखेंगे। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, तो स्पेसिफिक टाइप का इंट्रैक्शन होगा। बट जो वैंडरवॉल इंट्रैक्शन होता है इट्स नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, सो वैंडरवॉल इंट्रैक्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 वी हैव द अमाइनो एसिड दैट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोटेटेबल बॉन्ड्स इन द साइड चेन, यानी जिसकी साइड चेन जितनी लंबी होगी उसमें उतने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, उसमें उतनी ज़्यादा रोटेशन पॉसिबल है। अब टायरोसिन जो है साइक्लिक होता है, तो इसमें नहीं है। प्रोलीन में नहीं है, हिस्टिडीन में नहीं है। प्रोलीन जो रिजिड माना जाता है, हिस्टिडीन में नहीं है। लाइसिन जो है वो सबसे इसमें जो है सबसे लेंथी जो है कार्बन वो हाइड्रोजन CH2 वाली चेन है, तो लाइसिन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द नॉन शुगर्स? नॉन शुगर इनमें से कौन से हैं? ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड जो है इनको जो है नॉन शुगर्स माना जाता है बिकॉज दे आर लार्ज इनफ। तो इसमें जो है सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता है, तो पॉलीसेकेराइड्स आर बेसिकली कॉल्ड द नॉन शुगर्स। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ईच फैटी एसिड, हर फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इज जॉइंट टू ग्लिसरॉल थ्रू। ओके, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ये लेक्चर हमने किए हुए हैं। फैटी एसिड्स पे ग्लिसरॉल के साथ वो कांटेक्ट में जब आते तो कौन सा बॉन्ड बनाते? हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनाते, वो आयोनिक बॉन्ड भी नहीं, वैंडरवॉल बॉन्ड भी नहीं, वो सिंपल एक कोवेलेंट बॉन्ड दैट्स कॉल्ड द एस्टर लिंकेज बनाते हैं वो, तो दैट्स अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, क्वेश्चन 7 वी हैव इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कर्वी एंड प्लेग्रा। तो ये सिंपल, स्कर्वी जो है वो मुंह में जो छाले पड़ते हैं ना, या प्लेग्रा जो है अर्ली वो एडोलेसेंस आ जाना, तो वो एक डिजीज़, जैसे वो पा मूवी वहाँ वो हुई है, उसमें वो प्लेग्रा का कॉन्सेप्ट। तो विटामिन B3 जो है नियासिन, तो अगर आपको वो पता है कि विटामिन B3 से होता है प्लेग्रा, तो आपका हो गया, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड तो तीनों क्वेश्चंस में सेम है, तो क्वेश्चन C इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Okay, the question 8 we have is the complete biologically active conjugated enzyme is called, यानी biologically active भी हो और वो conjugated enzyme है। conjugate enzyme यानी एंजाइम जो है वो कभी कभी जो है उसको एक और पार्टनर की ज़रूरत है, उसको जिसको हम कोफैक्टर या कोएंजाइम कहते हैं। तो जब वो कोएंजाइम जो है अलग चीज़ है, फिर जो जिस एंजाइम को कोएंजाइम की नीड उसको हम एपोएंजाइम कहते हैं। अब जब इसको कोएंजाइम मिल गया तो वो कंप्लीट बन जाता है और उसको कंजुगेटेड एंजाइम कहते हैं ना। जब वो कंप्लीट हो जाता है उसको हम हॉलो एंजाइम टोटल कहते हैं। ओके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे देखेंगे, हर एक क्वेश्चन पे पूरा एक लेक्चर बन सकता है, इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे जो है एंट्रेंस पेपर का जो है सीधे आंसर्स देख रहे हैं प्लस विद सम अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स मूव अहेड। तो क्वेश्चन 9 हमारे पास है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, यानी पीएच के वो सेंसिटिव होते हैं, यानी पीएच चेंज करा तो एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, एंजाइम पे असर पड़ता है। दिस पीएच डिपेंडेंस इज ड्यू टू, जो पीएच डिपेंडेंस है एंजाइम की, ये क्यों है? द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से शायद है। द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, एंजाइम के स्ट्रक्चर की वजह से है। प्रेजेंस ऑफ द चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो एक्टिव साइट होती है अगर वहाँ पे इसको चार्ज्ड यानी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड्स है, पीएच चेंज हुआ तो उनकी चार्ज चेंज हो जाएगी, उनकी चार्ज चेंज हो जाएगी तो एक्टिव साइट जो है वो लेस एक्टिव हो जाएगी, यानी वो सबस्ट्रेट के साथ वो प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर पाएगा।
The inhibitor that binds only to the enzyme substrate complex is uncompetitive inhibition. ठीक है, ये अनकम्पिटेटिव जो है इनहिबिटर उसको हम कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बने तब वो वाला इनहिबिटर जो है बाइंड कर सकता है. Okay, now question 11 we have is number of carbon dioxide and NADH molecules released during Krebs cycle. जब Krebs cycle TCA cycle वगैरह जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड या वहाँ से कितने मॉलिक्यूल जो है, दिस इज़ द इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. तो सिंपल इसका आंसर है 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 NADH निकोटीन एमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ओके, तो ये वाले जो है 3 निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 2 निकलेंगे. तो क्वेश्चन 12 हेमोलिटिक एनीमिया. हेमोलिटिक एनीमिया क्या है? हेमोलिटिक एनीमिया में सिंपल हमारे आरबीसी जो है वो उनकी हेमोलिसिस खुद से फट जाती है. ये जो है ये किस वजह से हो जाता है? इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स. किस एंजाइम की डेफिशिएंसी? सो दिस इज अगेन द इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस. तो सिंपल क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है इसको. The question 12 we have is hemolytic anemia is caused by the deficiency of which of the following enzyme. कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी से हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है? हेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? हेमोलिटिक एनीमिया एक एनीमिया है जिसमें जो है हीमोग्लोबिन की या खून की कमी हो जाती है. ये कब होता है? जब आरबीसी की लिसिस हो जाती है. कब होती है? खुद से हो जाती है. क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ सम एंजाइम. ओके, दिस इज एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. अब किस एंजाइम की डिफिशियंसी से ये हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, हेमोलिसिस हो जाती है? सो दिस इज अ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस इज द राइट आंसर. ना हमारे पास क्वेश्चन 13 है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड. 16 कार्बन फैटी एसिड है ये. जब इसकी बीटा ऑक्सीडेशन हो जाती है यानी फैटी एसिड्स भी हमें एनर्जी देते हैं, बल्कि वो एनर्जी रिच होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं. अब एक फैटी एसिड है पामिटिक एसिड, जब इसकी जो है बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो पामिटिक जो पामिटोइल कोएंजाइम है 7 कोएंजाइम ए प्लस किए, इसको 7 FAD ऐड किए, 7 NAD ऐड किए, 7 वाटर मॉलिक्यूल. तो ये रिएक्शन को कंप्लीट करना हमें. फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 16 कार्बन एटम फैटी एसिड द कंप्लीट रिएक्शन इज. कौन सी इसमें से कंप्लीट रिएक्शन है? अगर आपको ये पता होगा या अंदाज़ा होगा कि हमें हाइड्रोलिसिस करानी है, वाटर को यूज़ कराना है, वाटर को यूज़ कराना है, वाटर को यूज़ कराएंगे तो वाटर तो रिएक्शन के बाद बचेगा ही नहीं. इसका मतलब ये जो आपके पार्ट आंसर्स है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला आंसर गलत है और ये वाला भी गलत है. सो द आंसर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट और द राइट आंसर विल बी 8 एसिटाइल कोएंजाइम जो है हमें बनेंगे, क्योंकि जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसमें 2 कार्बन होंगे. तो 16 कार्बन्स के जब हम दो वाले कार्बन वाले जो है निकालेंगे एसिटाइल, तो 8 निकलेंगे. और 7 FAD डाले, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो 7 बनेंगे. तो 7 NAD डाले तो 7 NADH बनेंगे. तो ये H कहाँ से आए? ये आए वाटर से. तो वाटर को यूज़ किया हुआ जाना चाहिए. तो 13 का सी पार्ट आंसर है. नाउ अ डिजीज, द एंजाइम दैट इज डिफिशिएंट इन चिल्ड्रन हैविंग लेश-नीहान सिंड्रोम. लेश-नीहान सिंड्रोम में कौन से एंजाइम की डिफिशिएंसी से लेश-नीहान सिंड्रोम बच्चों में हो जाता है? तो ये आपको यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है. हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, HGPRT एंजाइम नाम है इसका, HGPRT. ओके, हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज. ओके, अब सेल थ्योरी की बात करेंगे. द मॉडर्न सेल थ्योरी इंक्लूड्स दैट द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Correct. That all cells arise from the pre-existing cells. So omnicellular, acellular. Correct. Energy flow occurs within cell and all the known living things are made up of one or more cells. यानी हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बना होता है. वो यहाँ इस सेल्स में एनर्जी फ्लो भी होता है. करेक्ट. तो ये सारे के सारे करेक्ट है. तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबो. नाउ 15 के बाद 16 क्वेश्चन हम देखेंगे. क्वेश्चन 16 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज प्रेजेंट ऑन द
एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, यानी एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा वाला ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को ग्लूट ट्रांसपोर्टर GLUT लिखते हैं हम। तो ये इसके जो है आइसोमर्स 4-5 है। फंक्शन तो सेम है, सेम काम करेंगे, बट जगहें जहाँ पे ये काम करेंगे वो अलग अलग है। जैसे हमारे पास जो GLUT1 होता है वो RBCs में भी होता है, लिवर में भी होता है। ऐसे GLUT2 भी लिवर में होता है। GLUT3 जो है ये ब्रेन में होता है। ऐसे GLUT4 भी होता है, वो एडिपोज टिश्यू या स्केलेटल मसल्स में होता है। GLUT5 जो होता है ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है। हमें पूछा गया आरबीसी पे कौन सा होता है, तो आरबीसी पे GLUT1 होता है। Question 17 we have is the signal sequence of the protein is cleaved by the signal peptidase in which of the following cell organelle। यानी जब प्रोटीन बनता है उसके साथ एक सीक्वेंस होती है, अमाइनो एसिड का एक स्ट्रेच होता है, तो उसको एक सिग्नल पैप्टिडेस, एक एंजाइम जो है एक्ट करता है, उसको वो सिग्नल पैप्टिडेस सिग्नल ही काट देता है। तो ये बेसिकली जब हमारे राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, फिर जब वो हमारा पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में चला जाएगा, वहाँ पे उसको वो सिग्नल पैप्टिडेस चॉप करता है। तो दिस इज द राइट आंसर। The stage at which the kinetochore spindle fibers pull the two kinetochores towards the opposite pole is। The question 18 we have is the stage at which the kinetochore spindle fiber pull the two kinetochore towards the opposite poles। ये सेल डिवीजन की बात है। वहाँ पे जो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जो है बीच में वहाँ पे काइनेटोकोर अटैच होता है और स्पिंडल फाइबर जो है उस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। हमें बोला जा रहा है कि किस स्टेज में सेल डिवीजन के किस स्टेज में वो जो है या तो सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनको खींच के अलग किया जाता है। किस स्टेज में? एनाफेज में। एनाफेज वो स्टेज है जब उनको चाहे वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो या सिस्टर क्रोमैटिड्स हो, उनको अलग अलग किया जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल डिवीजन। जब वो वाले लेक्चर्स हो जाएंगे तब वहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाएगी इसकी। द मेजर फीचर ऑफ बी फॉर्म ऑफ DNA आर, जो ये है ये वाला क्वेश्चन, इसको मैंने पहले से हाईलाइट किया हुआ है। सो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एंड इट वाज कैंसल्ड, आई डोंट नो द रीजन। तो इसमें लिखा गया है द टू लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है ना ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो हेलिक्स बनाते हैं। बोथ द स्ट्रैंड्स आर रैप्ड इन अ राइट हैंडेड, बी फॉर्म होता है, यस उसमें जो है राइट हैंडेड जो है हेलिक्स होता है। द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, यानी जो ये स्ट्रैंड होते हैं बी फॉर्म DNA के, यस वो दोनों जो है एंड फॉर्म, बल्कि सब में एंटी पैरेलल ही होते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल था, इसीलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। The enzyme that is primarily utilized for DNA repairing and filling of gaps during replication and repair process। ये सिंपल क्वेश्चन है। जब जो DNA polymerase 1 है जिसको कोर्नबर्ग्स एंजाइम भी कहा जाता है, तो यही वो होता है जो वहाँ पे जो है प्राइमर्स को हटाता है, यानी उनको चॉप करता है, उन RNA न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता है, और वहाँ पे साथ साथ जो है 5 प्राइम to 3 प्राइम जो है सिंथेसिस वापस DNA का करता है। Question 21 we have the bacterial promoter, the -10 and -35 region has a consensus sequence of, यानी -10 पे और -35 पे जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि वहाँ पे सीक्वेंसेस होते हैं DNA पे। तो वो बनाने से पहले ही आपको जो है ये -10 और -35 सीक्वेंस DNA में प्रेजेंट होता है। आपको बोला जा रहा है कि जो कंसेंसस सीक्वेंस यानी रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, या वो सीक्वेंस जो हर बैक्टीरिया में फिर रिपीट हो जाएगी, यानी वही टाइप की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, -10 पे कौन सी होती है, -35 पे कौन सी होती है। सिंपली आपको ये जो है सिंपल सेंस में बोलूँगा मैं, आपको ये याद रखना होगा। जैसे इसको हम कहते हैं टाटा एट, इसको हम टाटा एट कहते हैं, और जो -35 वाला है तो इसको हमने TTGACA, ओके TTGACA मैंने ऐसे याद रखा है, तो आप भी ऐसे ही याद रखना। सो द आंसर विल बी द पार्ट सी। तो शाइन डालगेर्नो सीक्वेंस इज अ कंप्लीमेंट्री टू अ रीजन एट द 3 प्राइम एंड ऑफ। जो शाइन डालगेर्नो सीक्वेंस होता है तो ये एक कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है किसके 3 प्राइम एंड ऑफ
के साथ, पहली बात ये शाइन डायगोनस सीक्वेंस जो है यूज़ की जाती है बैक्टीरियल्स में, और ये किसके साथ होता है, ये होता है हमारे आरएनए के साथ। और ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है फिर राइबोसोम के पास। राइबोसोम पे क्यों जाएगा, क्योंकि उसको जो ट्रांसलेशन हो करानी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है राइबोसोम पे जो अटैचमेंट इसको होगी या इसको पहचाना जाएगा, वो एंटी शाइन डायगोनस सीक्वेंस से होगा। वो एंटी शाइन डायगोनस सीक्वेंस जो है वो 16S rRNA पे होता है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होते हैं। द ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, करेक्ट। डीएनए यानी उनमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता, सही बात है, उनमें जो है मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें न्यूक्लियोइड होता है। डीएनए कम्प्लेक्स विद हिस्टोन्स इज एब्सेंट, यानी उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, डीएनए के साथ जो प्रोटीन होता है उनमें नहीं होता, ये भी सही बात है। माइटोसिस मियोसिस उनमें नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव, ओके। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर, गुड। पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर होता है, कंटेन्स 2 शुगर derivatives, an acetyl glucosamine and an acetyl muramic acid that are joined through। ये जो एनास्टाइल ग्लूकोसामीन, एनास्टाइल म्यूरामिक एसिड, ये इन दो को जोड़ जोड़ के फिर रिपीटेटिव जो है बना होता है। अब बोला जा रहा है ये जो बॉन्ड है वो कौन सा टाइप का बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4, बीटा 1,4, बीटा 1,6, अल्फा 1, हेक्सोमेरिक शुगर्स होते हैं, तो ये बीटा 1,4 लिंकेज बनाते हैं और ऐसे जुड़ जाते हैं। Question 25 we have is the nature of nucleic acid in coronavirus is COVID-19, तो single stranded RNA, simple informative question था। Question 26 we have is puromycin and antibiotic inhibitors protein synthesis by binding to। जो प्यूरोमाइसिन है एक एंटीबायोटिक होता है, ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे करता है, जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम पे जो कितनी साइट्स होती है, एक होता है पी साइट और ई साइट होता है और ए साइट होता है। हमें बोला गया किस साइट पे राइबोसोम पे बाइंड करेगा, ये बाइंड करता है हमारे ए साइट पे बाइंड करता है, ओके। सो द राइट आंसर विल बी ए साइट ऑफ राइबोसोम। क्वेश्चन 27 इज द टर्म एंटीबॉडीज वॉज गिवन बाय, ये जो टर्म एंटीबॉडीज था ये किसने दिया था, ये भी एक जो है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, एमिल वॉन बेरिंग ने दिया था। चूज द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का जो है मैचिंग करनी है। मैचिंग वाले क्वेश्चंस आप याद रखें सबसे आसान होते हैं, सबसे आसान। अगर आपको 4 ऑप्शंस में से आपको एक का भी पता है, मतलब आपका 50% क्वेश्चन हो जाता है। जैसे अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन एम की बात करेंगे, वो पेंटामर बनाता है। अगर आपको ये पता है कि वो पेंटामर बनाता है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है आपस में 5 जुड़ जाते हैं, वो पेंटामर बनाते हैं। अगर आपको ये इतना सा पता है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया। क्योंकि देखिए आप डी के साथ 4, यानी यही एक पार्ट है जिसको डी के साथ 4 है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब अगर आपको ये भी पता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है सेक्रेटरी कंपोनेंट होता है, तो आपको क्वेश्चन जो है ए के साथ 3, ए के साथ जो है आप यहाँ पे 3 है, और ये क्वेश्चन तब भी हो जाता है, ठीक है। आपको ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है सबसे आसान होता है। एक्सोजीनस antigen bind to which class of MHC major histocompatibility complex molecule, ओके। तो एक्सोजीनस एंटीजन जो है वो हमेशा जो आप याद रखें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ बाइंड करता है। अगर एंडोजीनस एंटीजन यानी सेल के अंदर का एंटीजन होगा, वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 के साथ बाइंड करेगा। सो द क्वेश्चन 30 वी हैव इज अ पेशेंट विद डिजीज produces autoantibodies against the acetylcholine receptor present on the motor end plate of muscles is having। एक पेशेंट है, वहाँ पे जो है ऑटो एंटीबॉडीज़, उसकी बॉडी ने खुद के ही खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनाना जो है शुरू किया। अब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो होता है, मोटर जो नर्व्स होते हैं हमारे, वहाँ का जो एंड प्लेट है यानी सेकंड नर्व का जो रिसेप्टर है, वहाँ पे जो है वहाँ पे रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन है, उनके खिलाफ। अब जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ही बंद हो गए तो एसिटाइलकोलिन जो रिस्पॉन्स देता था वो ही ख़त्म हो गया, तो इससे जो है मसल्स में प्रॉब्लम होती है, तो मायस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है, ओके। सो विल बी स्टॉपिंग हेयर एट द 30th क्वेश्चन बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग देन, तो हम 30 मिनट्स का ही सेशन रखेंगे। आगे हम और क्वेश्चन जो है इसके जो है पूरे 60 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।